प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 करेंगे बच्चों। आज का चैप्टर बच्चों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली भविष्य की वीडियो प्राप्त होती रहे। तो देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। अगर किसी पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यदि कण एक जैसे होते हैं, एक ही प्रकृति के होते हैं, तो उस पदार्थ को शुद्ध कहा जाता है बच्चों। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी नियमित सामग्री से बनता है, एक से ज़्यादा अलग अलग सामग्री से बनता है। अनियमित सामग्री होती है इसके अंदर। सामग्री को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण में उपस्थित सामग्रियों के बीच पृथक्करण सीमाएं होने के कारण अलग अलग करना आसान होता है। जैसे जल में नमक घोलना समांगी मिश्रण है, जल में तेल विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। समांगी, विषमांगी नियमित सामग्री से बनता अर्थात इसका संगठन एक समान होता है। एक से ज़्यादा अलग अलग सामग्री से बनता अर्थात इसका समान संगठन नहीं होता। इसमें विभिन्न सामग्रियों के बीच पृथक्करण सीमाएं अनुपस्थित होती हैं। इसमें विभिन्न सामग्रियों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं उपस्थित होती हैं। इसमें अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता बच्चों, जैसे जल में नमक, और इसमें अवयवों को देखा जा सकता आसानी से, जैसे जल में तेल। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से भिन्न है एक दूसरे से तीनों। विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन समांगी मिश्रण होता है, निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण है, कोलाइड विषमांगी मिश्रण है। ये दोनों विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन समांगी मिश्रण है। फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं इसके कण। जो समांगी मिश्रण होते हैं इसके कण फिल्टर पेपर में से आर पार हो जाते हैं, जबकि इसमें फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। और कोलाइड के कण भी फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, कणों का आकार मध्यम होता है, कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। इसके विलय होता है बच्चों जो थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, जैसे पानी और चीनी है। पानी विलायक होता है जबकि चीनी विलेय होती है। विलेय उसको कहा जाता है जो किसी वस्तु के अंदर घुल जाता है, उसको विलेय कहा जाता है। इसके विलय को छनन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, छानना विधि से अलग नहीं कर सकते। समय जाने पर इसके कण नीचे जमा हो जाते हैं, छानन विधि से अलग किया जा सकता है। विलय को छानन विधि से पृथक किया जा सकता है इसके अंदर भी। टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, परंतु प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है, साथ ही प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है इसके अंदर बच्चों। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव, जब मान लीजिए किसी अंधेरे वाले कमरे में एक दरवाजे के अंदर होल है और उसके अंदर से प्रकाश आता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है आपको, और उसे प्रकाश की धारी में, प्रकाश के पथ में आपको धूल के कण नज़र आते हैं। यानी टिंडल प्रभाव प्रकाश का पथ दिखाता है, प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई दे जाता है टिंडल प्रभाव में। यानी प्रकाश के रास्ते को दिखाने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आगे देखिए, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। विलयन की सांद्रता बराबर बच्चों विलेय की मात्रा
और बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा 100। अब देखिए विलेय की मात्रा है बच्चों 36 ग्राम और नीचे आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान। अब विलियन जो है वो इन दोनों से मिलकर बनता है, 36 और 100 से मिलकर बनेगा तो 136 हो जाएगा टोटल। तो 36 बटे 136 गुणा 100। अब इसको हल यदि हम करेंगे ऊपर 36 से नीचे 136 और गुणा 100 तो हमें बच्चों ये काटने पर भाग देने पर 26.47 मिलता है। 26.47% इसकी सांद्रता होगी। तो 293 केल्विन तापमान पर संतृप्त विलयन की सांद्रता होगी 26.47%। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के क्वथनांक को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। इन दोनों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है। क्वथनांक वो होता है बच्चों जिस पर कोई द्रव उबलता है। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो 100 डिग्री उसका क्वथनांक है। 100 डिग्री से अधिक अंतराल होने के कारण 25 डिग्री से अधिक अंतराल होने के कारण इस मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं आसवन विधि कौन सी विधि होती है। ये चित्र में देखिए, आसवन विधि में वाष्प इकट्ठी की जाती है, उबाल लिया जाता है द्रव को और उसकी वाष्प को इकट्ठा किया जाता है, जल वाष्प को या भाप को इकट्ठा किया जाता है। मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में डालकर, फ्लास्क बच्चों ये वाला ये जो है ये आप फ्लास्क देख सकते हैं चित्र में डाल के थर्मोमीटर लगाया जाता है। तो बच्चों देख सकते हैं थर्मामीटर जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके थर्मोमीटर का अवलोकन किया जाता है। इस देखिए नीचे गैस बर्नर है, इसको धीरे धीरे गर्म कीजिए और गर्म करते करते थर्मामीटर का पाठ्यांक भी नोट करते रहें। ये थर्मामीटर ऊपर लगा हुआ है। पेट्रोल का वाष्पीकरण पहले होगा जो संघनक के द्वारा संघनित होकर के बाहर निकलने पर बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। ये देखिए पेट्रोल जो है वाष्पित हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर इस बर्तन के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल रह जाएगा। अब जो नीचे जो फ्लास्क आप देख रहे हैं इस फ्लास्क के अंदर मिट्टी का तेल बच जाएगा और यहाँ पर पेट्रोल इकट्ठा हो जाएगा। तो ये विधि है। ये स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर ये देख सकते हैं फ्लास्क और फ्लास्क के साथ ये जो है नलिका जोड़ दी गई है और निर्गम नलिका, यहाँ पर पेट्रोल इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, पृथक करने की सामान्य विधियों का नाम दें। दही से मक्खन, अपकेंद्रीकरण विधि। दही से जो मक्खन है प्राप्त करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यानी बार बार उसके अंदर मशीन को घुमाया जाता है दही के अंदर, जिससे मक्खन तैर करके ऊपर आ जाता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, वाष्पीकरण विधि द्वारा। यानी समुद्री जल को यदि गर्म किया जाए या धूप में रख दिया जाए तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, यानी भाप बन के उड़ जाएगा। इसी विधि को वाष्पीकरण कहा जाता है। नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें कोई पदार्थ सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। ठोस पदार्थ के मिश्रणों को पृथक करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है बच्चों। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो देख सकते हैं आप ये। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से रासायनिक और कौन से भौतिक है। अलमारी को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो अंदर ही अंदर होती है और
जबकि पेड़ों को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ कटाई हुई जिसमें हमें पता चला कि पेड़ काट सकते हैं, आसानी से कट जाता है, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गैसों में विघटित हो जाना, ऐसे परिवर्तन जिनमें अंदर ही अंदर परिवर्तन होता है और हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ और कैसा उत्पाद हमें मिला, यानी नए उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। ऐसे रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ है वही रहता है। जैसे लकड़ी को काटना, पेड़ों को काटना, शुरुआत में भी लकड़ी थी और हमें प्राप्त होने के बाद भी लकड़ी ही प्राप्त होती है, काटने के बाद भी लकड़ी ही प्राप्त होती है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन देखो शुरुआत में ठोस था और पिघलने के बाद भी मक्खन ही है, तो यानी परिवर्तन नहीं हुआ पदार्थ के अंदर। तो ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। लकड़ी और कागज का जलना, यानी लकड़ी और कागज जल करके राख में बदल गए, ऊष्मा प्राप्त हुई और CO2 भी प्राप्त हुई, तो इसमें नए पदार्थों का निर्माण हुआ है। जल का उबलकर वाष्प में बनना, अब जलवाष्प भी जल ही होता है, यदि उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो जल ही प्राप्त होगा। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, सलाद बनाई जाती है तो वो भी वही पदार्थ है, पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों, इसलिए भौतिक है। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रणों से अलग करने का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ मिश्रण, सोना, नमक, चीनी, लोहा, हीरा, जल, चांदी, ये शुद्ध पदार्थ हैं। वायु, मिट्टी, दूध, मिट्टी का तेल, स्टील, पीतल, चीनी का घोल, ये मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। गर्म करके हम जल को अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाएगा। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जाएगा। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में निस्यंदन विधि, छानना विधि होती है बच्चों, निस्यंदन। दही से मक्खन निकालने में अपकेंद्रीकरण विधि। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप या पृथक्करण जो कीप होती है उसका प्रयोग किया जाता है। चाय से चाय पत्तियों को अलग करने में निस्यंदन विधि का या छानना विधि का प्रयोग किया जाता है। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी चुंबक के माध्यम से इसको अलग कर सकते हैं हम। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में फटकन विधि का, फटकन होती है बच्चों हवा की सहायता से उड़ा करके हम गेहूं के दानों को भूसे से अलग कर सकते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए अवसादन या निस्तारण, यानी हम छोड़ देते हैं पानी को, मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर के पानी को हम अलग कर लेते हैं, इसको अवसादन विधि कहते हैं। अवसादन विधि उसको कहते हैं जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और निस्तारण उसे कहते हैं जब हम ऊपर का पानी उतार लेते हैं और मिट्टी के कण उसमें बच जाते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय और अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। ये कुछ शब्द दिए गए हैं और चाय बनाने की विधि हमें लिखनी है और उसके अंदर इन शब्दों का प्रयोग करना है। एक पात्र में एक कप पानी लेना, यानी पानी जो है एक विलायक है, तो विलायक शब्द का उपयोग हो गया है, तो विलायक शब्द का उपयोग हमने यहाँ कर लिया है। चीनी डालना, चीनी एक विलेय है, तो विलेय शब्द का भी प्रयोग हो गया है। चीनी पानी में घुलनशील है, यानी घुल जाएगी, विलयन शब्द का प्रयोग हो गया है। ज़रूरत अनुसार चाय पत्ती डालना, अघुलनशील विलेय है। उबालना है, उसके बाद 1 कप दूध डाल के 5 मिनट तक उबालना, ये विलयन बन गया। छन्नी से विलयन को छानना,
तो छन्ना विधि का प्रयोग हो गया इसके अंदर। अघुलनशील चाय पत्ती के अवशेष, ये अवशेष बच गए, और चाय क्या है, घुले है। तो आप इस तरह से चाय बना सकते हैं और चाय बनाने की विधि में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। तो बच्चों देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जब किसी भी विलयन के अंदर विलयन बनाया जाता है और विलायक में विलेय घोला जाता है। जब मान लीजिए जल के अंदर चीनी घोली जाती है और वो एक निश्चित मात्रा तक ही घुल पाती है, और वो उस एक ऐसी स्टेज आती है जब वो घुलना बंद कर देती है, तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी एक लिमिट तक ही हम विलेय को विलायक में घोल सकते हैं, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखिए तापमान, पोटेशियम नाइट्रेट विलेय है और 21 इसके अंदर दिया गया है 283 केल्विन पर तापमान पर, 21 है, 32 है, 62, 106 और 167 ये मात्रा है बच्चों। आप इतने ग्राम घोल सकते हैं इतने इतने टेम्परेचर के ऊपर, यानी 283 पर 21 ग्राम, 293 पर 32। तो ये क्वांटिटी दी गई है इस तालिका में, आप रीड कर सकते हैं। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए इससे संबंधित। तो देखिए 313 केल्विन ताप पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत होगी। तो 50 ग्राम में जब हम डिसोल्व करते हैं जल में तो उसमें 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकन करेगी। तो क्या अवलोकन करेगी, देखिए पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने से प्रज्ञा अवलोकित करेगी कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अथवा पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से अलग हो रहा है। इसका कारण है कि ठंडा करने से घुलनशीलता घट जाती है। सी पार्ट में देखिए बच्चों, इसमें पूछा गया है सी में कि 293 केल्विन पर प्रत्येक विलयन की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो देखिए इसका आंसर 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन। पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी घुलनशीलता 32/100 0.32, 36/100 0.36 सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड 0.35, अमोनियम क्लोराइड 0.37। सारणी के अनुसार अमोनियम क्लोराइड का घुलनशीलता उस तापमान पर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का। इसका होगा अमोनियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा घुलनशीलता अमोनियम क्लोराइड में। तापमान में परिवर्तन करने से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तालिका में दर्शाया गया है कि घुलनशीलताओं के अनुसार ताप की वृद्धि होने से लवणों की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। किसी एक तापमान पर लवण का संतृप्त विलयन प्राप्त करने के बाद और ज़्यादा लवण को घुलनशील बनाने के लिए तापमान की वृद्धि करना आवश्यक होता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घुलनशीलता भी बढ़ती चली जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। संतृप्त विलयन देखिए बच्चों क्या होता है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन अक्षमता होती है। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हमने चीनी का एग्जाम्पल लिया था। उदाहरण 2
293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में 32 ग्राम से अधिक पोटेशियम नाइट्रेट नहीं घोला जा सकता, अतः यह पोटेशियम नाइट्रेट और जल का 132 ग्राम एक संतृप्त विलयन है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं उन्हें शुद्ध कहते हैं, जैसे लोहा, पानी। कोलाइड किसे कहते हैं? जिस विलयन में विलय के कण विलयन में समान रूप से विस्तृत रहते हैं, यह विस्तार यानी समान रूप से वितरित रहते हैं, पर निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण सामग्री प्रतीत होता है, लेकिन असल में विलयन विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कण छोटे होने के कारण खाली आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध और रक्त। निलंबन क्या होता है बच्चों? पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील होता है और आंखों से देखा जा सकता है उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए गंदा पानी जो होता है, जैसे नालियों का पानी, पेंट, चौक और जल का मिश्रण। चौक और जल का मिश्रण इसका अच्छा एग्जाम्पल है निलंबन का। इसमें कण तैरते रहते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। समांगी मिश्रण सोडा जल होता है, बर्फ होती है, सिरका होता है, छनी हुई चाय होती है। विषमांगी लकड़ी, वायु, मिट्टी, ये विषमांगी के एग्जाम्पल है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? दिया हुआ रंगहीन द्रव अगर 100 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दबाव पर उबल जाता है तो उस द्रव को हम शुद्ध जल कहते हैं, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक निश्चित होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि ये 101, 102 डिग्री पर उबले या 90 डिग्री पर उबल जाए तो ये अशुद्ध होगा। यदि ठीक 100 पर उबले तो हम कह सकते कि वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो देखते हैं। शुद्ध बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु इत्यादि। देखते हैं शुद्ध पदार्थ इनमें है बच्चों, बर्फ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा शुद्ध है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन बताइए कौन कौन से इनमें, जैसे दिए गए हैं मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो विलयन देखते हैं कौन कौन से बच्चों। समुद्री जल और सोडा जल जो है वो विलयन है, बाकी विलयन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। देखते हैं बच्चों कौन दिखाता है। दूध, स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। दो ही, एक तो दूध करेगा और दूसरा बच्चों स्टार्च विलयन करेगा। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो हम इनको वर्गीकृत करेंगे। तत्व बच्चों सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मिश्रण मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, रक्त, साबुन मिश्रण है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधों की वृद्धि, कुछ दिए गए हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना, मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन पौधों की वृद्धि है बच्चों। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बचे हुए भौतिक परिवर्तन।